वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ मैथ्स के मैराथन में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके स्क्रीन पे एक नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसके लिए मैंने आपको स्पेस नहीं दिया है क्योंकि वो मुझे बनाना नहीं है, वो आपको बनाना है और कमेंट के जरिए उसका रिप्लाई आपको देना है। उसके बाद मैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 से आपसे रूबरू होता हूँ और फिर हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 20 से 30 सेकेंड आपके पास है, फिर मैं कम बैक करता हूं ऑन स्क्रीन। वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है मैथ्स के मैराथन में। आइए आज की इस एपिसोड में मैं आपको ले चलता हूं, इधर उधर की बात किए बिना। एक बार फिर से बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है और इसी उम्मीद के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है और आप भी मेरे साथ जुड़े रहें और इस मैथ्स मैराथन के सीरीज का आनंद उठाएं। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन है मैं परिचय करा दूं। टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, एवरेज, एचसीएफ एलसीएम, ज्योमेट्री, परसेंटेज एंड एज। आप एक क्वेश्चन के जरिए कई सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा। आप जरा बारीकी से इस वीडियो को देखेंगे और कॉपी और कलम के साथ बैठेंगे, मुझे लगता है आपके लिए लाभप्रद और फ्रूटफुल होने वाला है। देखिए, कहता है सबसे पहले मैं डाटा को पूरा अरेंज कर दूं ताकि आपको समझने में कठिनाई नहीं हो। 15 पुरुष 25 घंटे में 750 झाड़ियों को काट सकते हैं। यदि 5 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं तो 15 घंटे में कितनी झाड़ियां काटी जाएगी? बस एक लाइन में बनेगा। 15 men can remove 750 bushes in 25 hours. If 5 men leave the job, how many bushes will be removed in 15 hours? इसके लिए मैं अक्सर आपको कहता हूं कि इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, M1 into D1, M1 into D1। लेकिन यहाँ पर D1 नहीं है मेरे दोस्त, इसलिए M1 into H1 कर लीजिए। इक्वल टू, मैंने आपसे कहा था ना कि जब वर्क डिफरेंट हो ना तो W2 इधर और W1 इधर हो जाए, इनटू। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसकी जो बारीकियां हैं वो आपको बता दूंगा। सॉल्यूशन आप खुद करिएगा। M1 H1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, M2 H2 में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, M2 H2 में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं आपको पूरी कंसेप्ट बता दिया मेरे दोस्त। W1 और W2 बदल जाता है, यानी काम जब डिफरेंट हो ना तो बदल जाता है। कहता है 750 झाड़ियों को काट सकते, यदि 5 पुरुष काट छोड़ देते हो तो 15 घंटे में कितनी झाड़ियां काटी जाएगी? यानी काम है तो काम को आपको बदल देना है। काम को क्या कर देना है? बदल देना है। काम को क्या कर देना है? सिर्फ बदल देना है। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। आई मीन ये W2, माफ कीजिएगा, ये W1 और ये W2, सिर्फ वर्क डिफरेंट हो जाएगा। इसका जो काम होगा वो उधर चला जाएगा और उसका जो काम होगा वो इधर आ जाएगा। लेकिन कब? जब काम डिफरेंट हो तब। कब? जब काम डिफरेंट हो तब। तो यहाँ पर तो काम डिफरेंट है क्योंकि काम ही आपसे पूछा जा रहा है। अब मैं डाटा अरेंज कर देता हूँ, आप डील कर लीजिएगा। मेरे दोस्त, सबसे पहले काम को ये अगल बगल में ही रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसका सेटिंग आप आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे ध्यान दीजिए, आपका W1 क्या है? 750। W1 क्या है? 750। पहले काम को क्लियर कर लीजिए। और यही तो पूछ रहा है, झाड़ियां, कितनी झाड़ियां काटी जाएगी, यानी यही W2 आपसे पूछा जा रहा है। बाकी को आप सेट कर दीजिए। 15 पुरुष 15, 25 घंटे 25 कर दीजिए। आपने वर्क को डिफरेंट कर दिया, बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं होगा। M2 क्या कह रहा है? यदि 5 पुरुष काट छोड़ देते हैं, यानी 15 पुरुष पहले थे तो 5 अगर चले जाते हैं तो कितने बचे? 10 बचे। कितने बचे? 10 बचे। तो 5 पुरुष काट छोड़ देते हैं तो 15 घंटे में H2 कितना है? 15 घंटा। अब आप कैलकुलेट कॉपी पे आराम से कर लीजिए। इधर और उधर मिलाकर 6 बातें हैं। अगर 6 में से कोई 5 आपके पास है
तो छठे की गारंटी। बस ध्यान हमेशा रखिएगा इसमें जब से इंपॉर्टेंट बातें हैं वो W1 और W2 है। डियर स्टूडेंट्स, 3 नंबर सवाल को जरा बारीकी से देखिएगा। सबसे पहले मैं डाटा को राउंड कर दूं, जो डाटा है, ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। ए ने 10,000 रुपए में एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद बी ने ए के साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में ए एंड बी को प्राप्त लाभ समान है। बी का निवेश कितना है? ए और बी का जो लाभ है वो समान है, यानी 1:1 है। ए और बी का जो लाभ है वो समान है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अरेंज करना हूं। ए है और ये बी है। A started a business with an investment of Rs 10,000. B joined with A after 4 months. At the end of the year, the profit got by A and B is same. Investment of B. Investment of B यानी B का निवेश कितना हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डाटा उठा लीजिए। 10,000 है आपके पास। क्लियर? 4 महीने बाद बी आता है। तो जब भी वर्ष के अंत की बात हो जाती है तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन 12 महीने का हो जाता है, यानी ये पूरे 12 महीना बिजनेस करेगा। लेकिन 4 महीने बाद बी ए के साथ शामिल हो जाता है। बी ए के साथ शामिल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि बी इन्वेस्ट कितना किया? बी इन्वेस्ट किया एक्स। बी कितना इन्वेस्ट किया? एक्स इन्वेस्ट किया। एक्स रुपया मुझे मालूम नहीं है, इनटू। अब ये 4 महीने बाद बी आता है, तो 12 महीने में 4 महीने जब बीत जाते हैं तब बी का आगमन होता है। तो बी कितने महीने रहेगा? 8 महीने। डियर स्टूडेंट, इसमें एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। कभी भी किसी भी शेयर यानी कैपिटल, यानी क्या है ये? प्रिंसिपल है, यानी ये मूलधन है और ये टाइम है। जब मूलधन और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे प्रॉफिट मिलता है। इसको आप लिख लेंगे कहीं। प्रॉफिट इस पार्टनरशिप में प्रॉफिट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टी, यानी जैसे ही प्रिंसिपल को, जैसे ही आप अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रॉफिट बन जाता है। यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम प्रॉफिट बन गया, प्रिंसिपल इंटू टाइम प्रॉफिट बन गया। क्या कह रहा है? दोनों का प्रॉफिट समान है। अब एक लाइन में मैं यहां बता दूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। दोनों का प्रॉफिट समान है। दोनों का प्रॉफिट क्या है? समान है। प्रॉफिट बटे में बी का प्रॉफिट इंटू 8। क्या कह रहा है? ए एंड बी को प्राप्त लाभ समान है, यानी लाभ समान है, यानी 1/1। क्या है? प्राप्त लाभ समान। अब एक लाइन में मुझे लगता है बन गया। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं मेरे दोस्त। 4 से अगर इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 दूना 8। 2 से इसको काटेंगे, 2 × 5 = 10, 5 तिया 15। 3 जीरो है, देख लीजिए। 5 तिया 15। एक्स उधर चला जाएगा। ये एक्स क्या है? ये एक्स क्या है? ये एक्स क्या है? इन्वेस्टमेंट है। किसका इन्वेस्टमेंट है? बी का इन्वेस्टमेंट है। बड़ी बारीकी से बताया हूं मैं, एक क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, कितनी सारी इसमें बता दिया। प्रॉफिट कैसे बनता है? जब आप इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है? कैसे क्लियर किया क्वेश्चन? एक लाइन में आपने देखा होगा, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। एक क्वेश्चन नहीं, कई क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये 4 नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक है और अक्सर आपको रुलाता होगा, लेकिन आज के बाद आप रोएंगे नहीं, इसको एंजॉय करेंगे। कहता है कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस तरह उसके औसत में 3 की वृद्धि होती है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है? सबसे पहले मैं कुछ डाटा राउंड कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, मैं 17वीं की बात कर रहा हूं। गौर फरमाइएगा जरा, मैं आपसे 17वीं की बात कर रहा हूं, यानी 1 से लेकर के 16 इनिंग्स खेले गए होंगे, उसके बाद 17 आएगा। यानी 17वीं में सिर्फ 16 के बाद जो 17वीं इनिंग खेली गई है ना, उसमें सिर्फ कितने रन बने हैं? 87 रन बने। तो आपसे कह रहा है कि 87 रन बनता है, इस तरह उसके औसत में 3 की वृद्धि होती है। तो पहले औसत होगा, उसके बाद तो कुछ होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपसे कहूं कि इनिंग्स, INNING, इनिंग्स, अगर 16 इनिंग्स के एवरेज x हैं तो इसमें से टोटल रन कितने बने? 16x। गौर फरमाइएगा, एक लाइन काफी है। यानी 1 से लेकर के 16 इनिंग्स बने हैं, अगर उसका औसत मैं x मान लूं तो नंबर ऑफ इनिंग्स यहां पे एवरेज है, तो एवरेज और संख्या को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल सम आ जाता है। यानी इतने इनिंग्स में इतने रन बने हैं।
कितने रन बने हैं? 16x रन बने। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 17वीं पारी में यानी 16 इनिंग के बाद तो 17वीं आएगा, तो 17वीं में सिर्फ 87 रन बना है। तो ये 16 इनिंग्स का टोटल रन है। देखिए एक लाइन में कैसे डील हो गया, 16x प्लस 87। कोई टेक्निक काम नहीं करेगा यहाँ, मैं लिख के देने को तैयार हूं। कोई टेक्निक यहाँ पे काम नहीं करेगा। 16x यानी 16 इनिंग्स में इस एवरेज से टोटल इतना बना, 17वीं में सिर्फ 87 बना, इसलिए हमने क्या किया, 16 इनिंग्स के टोटल सम में हमने 87 जोड़ दिया। तो इसको और इसको जब आपने ऐड किया तो ये टोटल 17 इनिंग्स का रन हो गया, पूरे 17 इनिंग्स का रन हो गया। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप इसको 17 से डिवाइड कर दीजिए, क्यों? क्योंकि ये पूरे 17 इनिंग्स का रन है, क्योंकि 17वीं का रन जुट रहा है और रन में हम रन को जोड़ते हैं, तो 17 का एवरेज हो गया। कहता है कि इस तरह उसके औसत में 3 की वृद्धि होती है। अगर ऐसी कहानी पकती है तो उसमें औसत की 3 की वृद्धि होती है। यही तो औसत है। ये किसका औसत है? 17 इनिंग का औसत है। यानी औसत है बराबर 3 की वृद्धि होती है, x प्लस 3, बस एक लाइन, बस एक लाइन। अब जरा ध्यान दीजिए, इधर अगर आप जाएंगे तो ये हो जाएगा 17x प्लस 17 तिया 51। मेरे दोस्त इस 16x को उधर लेके चले जाइए तो सीधा x बचा, और आप 53 को इधर लेके आ जाइए तो 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, यानी 36। गौर फरमाइएगा, आपके ऑप्शन में कभी कभी 36 भी दे देगा। आपसे क्या पूछा है? 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है। तो आपके पास दोनों मेथड है, या तो आप इस x के वैल्यू को यहाँ रखें 16 गुने 17 प्लस 87 या 17 से भाग दें, यानी ये फालतू काम है। अरे साहब यहाँ रखे या x का वैल्यू यहाँ रखे, दोनों कंडीशन में तो आंसर सेम ही आएगा, तो हम क्यों जाएं टेंशन लेने। यानी सीधे x का वैल्यू हम कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। 36 प्लस 3 कितना हुआ? 39। ऐसा क्यों सर? कह रहा है 17वीं के बाद। अब 17वीं के बाद बना है रन, नहीं बना है उससे आपको टेंशन लेने का नहीं। 17वीं बारी के बाद कहिए 17वीं तक कितना है? x प्लस 3 है औसत, तो 36 प्लस 3 39। लेकिन अगर आपसे कहता कि 16वीं पारी तक औसत कितना है तो इसका 36 हो जाता है। 2 सवाल इसमें आ सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इसमें। तो कितना सिंपल है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 36 प्लस 3 इज इक्वल टू 39। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके 2 बार 3 बार देख लीजिएगा ताकि आपको कठिनाई नहीं हो। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें 2 मेथड बताने वाला हूँ आपको। 2 संख्याओं का अनुपात 9:16 है और उनका एचसीएफ 34 है, तो एलसीएफ कितना है? The ratio of two number is 9:16 and their HCF is 34, then LCM is equal to what? मैं एक लाइन में कैसे इसको बनाऊंगा जरा समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 9 और 16 का HCF क्या होगा? 1 होगा। 9 और 16 का HCF क्या होगा? 1 होगा, होगा। और इसका LCM क्या होगा? अगर मैं यहीं पर कहूं कि इसका एलसीएम क्या होगा? 16 गुने 9 144, और इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, बिना कलम का बन जाएगा। मैं एक और मेथड बता दूंगा आपको। जब एलसीएम एचसीएफ 34 है तो आपसे एलसीएम पूछ रहा है। मेरे दोस्त पहले रेशियो में आइए, इन दोनों का एचसीएफ 1 है। क्या है? एचसीएफ 1 है। क्या है? एचसीएफ 1 है। तो जब इन रेशियो में एचसीएफ 1 है तो इन्हीं रेशियो का एलसीएम कितना हो गया? देखिए कितना सिंपल, एलसीएम इक्वल टू 9 इंटू मैं 16 ले लेता हूं, थोड़ा आसान होगा काटने में। 144 भी ले सकते हैं। एलसीएम कितना? 9 इंटू 16 यानी 144। कब? जब इन्हीं दोनों का एचसीएफ कितना? 1, तो बटे में 1 कर दीजिए। लेकिन जब एचसीएफ 1 है तब ना एलसीएम 9 इंटू 16 है। वास्तव में कितना है एचसीएफ? इतना। तो 34 में कितना? गुने में 34 कर दीजिए। डियर स्टूडेंट, अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 चौका 9 चौका 36, 9 चौका क्या हो जाएगा? ना सॉरी, 9 6 54, 9 6 54। पॉइंट टू बी नोटेड, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। अब 4 में इकाइयाँ, इसमें इकाइयाँ क्या है? 4 है। फिर 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 होगा। 16 यानी सिर्फ यहाँ पर मुझे इकाइयाँ दिख रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 54 में इकाइयाँ कितना आया?
4 आया और उस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आया, बाकी किसी ऑप्शन में आपका यूनिट प्लेस 6 नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है, आपका आंसर आ गया। आगे बढ़े डियर स्टूडेंट, ये 6 नंबर क्वेश्चन को जरा बारीकी से देखिएगा। 6 नंबर में आपसे कह रहा है कि जब भी कोई वर्ग हो, चतुर्भुज हो, समानांतर चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, 4 भुजाओं से बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी वृत्त के अंदर आप रखते हैं और उसका चारों कोना इसकी परिधि को टच कर जाए, यानी सरकमफ्रेंस को अगर टच कर जाए, कोई भी 4 भुजाओं से बने हुए ऑब्जेक्ट को अगर आप वृत्त के अंदर रखते हैं और इसका चारों जो एंगल है, इसका चारों जो कोण है, अगर वो वृत्त की परिधि को टच कर दे, अगर वो वृत्त के सरकमफ्रेंस को टच कर दे, तो आमने सामने का जो कोण होता है उन दोनों का योगफल 180 होता है। नहीं हुआ तो लिख लीजिएगा, आमने सामने का जो कोण होता है उनका योगफल 180 होता है। कब? जब इस बाउंड्री को टच करे तब। अगर ये 110 है तो कॉमन सेंस की बात है इन दोनों का योग 180 होगा, तो इन दोनों का योग 180 होगा तो कॉमन सेंस की बात है 180 में से अगर हम 110 घटा देंगे तो जेड मुझे कितना मिलेगा? 70। जेड मुझे कितना मिलेगा? 70। कितना मिलेगा? 70 डिग्री। आमने सामने 180 होता है, तो अगर ये 70 है तो जाहिर सी बात है 180 करने के लिए इसको 110 होना होगा, यानी प्लस 110 डिग्री, यानी 180 डिग्री आपका रिजल्ट हो गया। कितना रिजल्ट हो गया? 180 डिग्री आपका रिजल्ट हो गया डियर स्टूडेंट। तो ये आपका आंसर हो गया जेड प्लस। 7 नंबर क्वेश्चन दिखने में आसान है लेकिन आपको टफ प्रतीत होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि यदि a का 20% b के 20% में जोड़ा जाता है, यदि a का 20% b के 20% में जोड़ा जाता है तब उत्तर b का 40% है। b a का कितना प्रतिशत है? इंग्लिश, if 20% of a is added to 20% of b, if 20% of a is added to 20% of b, the answer is 40% of b। यदि ऐसा होता है तो जो आंसर मिलता है वो 40% ऑफ b। देखो यहीं से उठा लीजिए क्वेश्चन को, a का 20% कर दीजिए, a का 20% किस में जोड़ा जाता है? एडेड टू 20% ऑफ b, तो b में जोड़ दीजिए, b में क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, यानी b गुने 20% यानी 20/100, b गुने 20/100 कर दीजिए, b गुने कितना कर दीजिए? 20/100 कर दीजिए। अब जरा गौर फरमाइएगा, जब a का 20% b के 20% में जोड़ा जाता है तो जो आप रिजल्ट प्राप्त करते हैं वो क्या होता है? b का 40% होता है। जो रिजल्ट प्राप्त होता है b का 40% होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसमें एक यूनिक चीजें बताऊं, आप जरा गौर कीजिएगा। तो मैं इस 100 को नहीं लेके चलना चाह रहा हूं, ये 20% और ये भी 20% है, इन दोनों में परसेंटेज है। मैं यहां पर परसेंटेज को कॉमन ले लिया, मुझे 20/100 करने की जरूरत नहीं। क्यों उतना प्रेशर लेना? a का 20%, b का 20%, इतनी भी परसेंटेज, इसमें भी परसेंटेज कॉमन हो गया। अब मेरे दोस्त 40%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। अब इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, या डायरेक्टली आप क्या कर लेंगे, अगर 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? a प्लस b बच जाएगा, इसका तो कितना? b गुने 40 बच जाएगा, 20 दूना 40। गौर फरमाइएगा जरा, ये 2b है और जब ये b उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सीधे b हो जाएगा। इधर क्या मिला? जब ये b उधर चला जाएगा यानी 2b है तो 2b में से b जाएगा तो b आएगा, यानी a बराबर b। तो मेरे दोस्त, जब a बराबर b है तो यह एक दूसरे का कितना प्रतिशत होगा? 100% होगा। कह रहा है कि b a का कितना प्रतिशत है, यानी b भी 1 और a भी 1, दोनों बराबर हो गया। तो b a का कितना प्रतिशत? 1/1 गुने में 100। इतना समझने की जरूरत ही नहीं है। जब दोनों बराबर हो जाए तो यह दोनों एक दूसरे का 100%। जब ये दोनों बराबर हो गया, जब दोनों a बराबर b है, a भी 1 b भी 1, तो जब दोनों बराबर हो गया तो दोनों एक दूसरे का 100%, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 100%। डियर स्टूडेंट,
ए और बी दो बहनों की आयु 7-6 के अनुपात में है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 होगा। मैं अक्सर बच्चों को ऑफलाइन में भी कहता हूं कि जब भी एज का सवाल बनाइए तो कभी भी ज़्यादा टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करिए, कभी भी ज़्यादा टेक्निक का इस्तेमाल ना करें, कभी भी ज़्यादा टेक्निक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एज के क्वेश्चन को हमेशा एक्स पे बनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल और फ्रूटफुल होता है। अब आइए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पहले। ए और बी दो बहनों की आयु 7-6 के अनुपात में है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 होगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 होगा। जब भी एज का क्वेश्चन बनाइए, अगर आप पास्ट में जाते हैं, अगर पास्ट में है तो दोनों को ले जाइए, प्रेजेंट में ला रहे हैं तो दोनों को लाइए, और फ्यूचर में जा रहे हैं तो दोनों को लाइए। सबको एक साथ लेके चलना होगा, ये हमेशा दिमाग में रखिए। इसको हम एक लाइन में कहते हैं, बढ़ेगा तो दोनों और घटेगा तो दोनों। जरा गौर फरमाइएगा, द एजेस ऑफ टू सिस्टर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:6। आफ्टर 12 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:8। डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं कितना आसान कर दूंगा। सबसे पहले आप ए और बी ले लीजिए। आपसे कहा 7 है, 7x, और ये कर दीजिए 6x। x क्यों लेते हैं? मैं अक्सर कहता हूं x लेना यहाँ एसेंशियल है। जितना देर आप दिमाग लगाइएगा इधर उधर में, उसे जल्दी से x में बन जाएगा। और भाषा पर जरा ध्यान दीजिएगा, 7:6 है, 12 वर्ष बाद देख लीजिए 6x + 12 और 7x + 12। अगर बढ़ेगा तो दोनों और घटेगा तो दोनों, बढ़ेगा तो दोनों, यानी आपके पास वर्तमान है और 12 वर्ष बाद कह रहा है, तो आप क्या करेंगे? दोनों में +12 करेंगे, दोनों बढ़ेगा और घटेगा तो दोनों घटेगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 होगा। बस सिंपल, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 होगा, यानी 7x + 12 / 6x + 12 क्या होगा? 9:8 होगा। दैट्स ऑल मेरे। अब आपके हाथ में है, जितना जल्दी इसका कैलकुलेशन फास्ट कर ले। यानी जो आपका x का वैल्यू आएगा, जो आपका x का वैल्यू आएगा, उसको हम कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। दोनों का डिफरेंसेस निकाल लेंगे। क्या कर देंगे? दोनों का डिफरेंसेस निकाल लेंगे, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। इतना तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप और ज़्यादा स्पीड बनाना चाहते हैं तो मन में ही कैलकुलेट करके आप डायरेक्ट इस मेथड के जरिए आप बना सकते हैं। लेकिन एज का क्वेश्चन जब भी बनाए, डबल वेरिएबल नहीं, 2 वेरिएबल लेकर बनाए, तो आपके लिए ये कंफर्टेबल और फ्रूटफुल हो जाएगा और आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। तो यदि आपको मेरा कंटेंट, यदि आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा होगा, अभी मैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी डे आप तक एक मैथ्स मैराथन की वीडियो को पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे भी आपका प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा चाहे जितनी भी दर्द में हूँ, जितनी भी मुसीबत में हूँ, मैं आप तक आपका मटेरियल पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा और दिन रात मैं मेहनत करूंगा। इसलिए एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगा, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, लाइक कर ले, शेयर कर ले और ऑल बटन पे जाके क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँचता रहे। और मैं एक और सूचना आपको दे दूँ कि मैं बहुत जल्द ईच एंड एवरी डे, मेरा मानना है कि एक मैराथन लेके चलूँ, मैराथन सीरीज को लेकर चलूँ जिसमें कॉम्बो यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल चैप्टर्स हो, और दूसरा सीरीज में लाने वाला हूं जिसमें मैं सिर्फ चैप्टर्स पर आपका कमांड करवाऊं। थोड़ा लंबी वीडियो होगी चैप्टर्स पर कमांड कराने के लिए, जिसमें मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट देने की भरपूर कोशिश करूंगा विद एग्जांपल्स। तो एक एक चैप्टर करके मैं आपके बीच बहुत जल्द डिलीवर करने वाला हूं। तब तक मैथ्स के मैराथन को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। दैट्स ऑल।